तो बच्चों आज की जो वीडियो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एज ऑर्गेनाइजिंग। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास तो मैनेजमेंट भी करना है, प्लान्स भी करना है, बाकी चीजों को रिक्रूटमेंट भी देखना, सब कुछ करना होगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने किसी जरूरतमंद एम्प्लॉय को बुलाया कि भाई देख काम ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये काम मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, और ऊपर से जो मुझे परमिशन मिली थी वो 4 दिन की मिली थी। जब कोई कंपनी एक से ज्यादा किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, समझ आ रही बात, तो क्या होगा, वो डिवीजन करेगा, फिर डिवीजन के हिसाब से वो क्या करेगा, एज ए डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर देगा, वो कहलाएगा डिवीजन स्ट्रक्चर। अब देखो ऑलरेडी क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यूटीज असाइन की जा रही है। तो ये ड्यूटीज कैसे असाइन की जा रही है? तो ये ड्यूटीज असाइन की जा रही है अकॉर्डिंग टू योर स्किल, नॉलेज, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस। तो भाई मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या मिलेगी, स्पेशलाइजेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलिस्ट कौन होता है? भैया मैं हो गया। प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करूंगा तो फिर मैं प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट कराऊंगा, है ना। आप लोग देखिए होंगे वो एमएस धोनी वाली मूवी, जहां पे धोनी साहब अपने कोच से जाते हैं बोलने के लिए कि भाई मैं सब मुझे ओपनिंग करने आप क्यों नहीं भेजते, ठीक है, हमें साहब नीचे 6 डाउन 7 डाउन मुझे आप भेजते हो, ठीक है, कभी थोड़ा पहले भी भेज के देखो, तो कोच मना कर देता है, तो फिर वो तिकड़म लगा करके अपने दोस्त से जाके बोलता है भाई मैं उससे बात करके आता हूं और लेकिन मुझे पहले डाउन भेजो, ठीक है, तो कोच मान भी जाते हैं और जाता है वो कहता है सेंचुरी पीट के आता है, इंडिया टीम को मतलब अपनी टीम को जिता करके भी आता है। आप स्कूल में है, स्कूल में कई सारे सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन के अलग अलग क्लास टीचर होते हैं ना, जिसका मतलब ये तो ना कि बाकी सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन ज्यादा तवज्जो ज्यादा हम लोग फॉर्मेलिटी किसके लिए करते हैं? अपने क्लास टीचर के लिए करते हैं। भाई उस क्लास टीचर थोड़ा एक बॉन्डिंग अच्छी खासी क्रिएट हो जाती है, क्यों? उठना बैठना हमेशा उसके सही रहेगा। कल के स्कूल नहीं आएंगे तो पेरेंट्स को बताना बोलना होगा, थोड़ा बताना होगा, सर थोड़ा देख लीजिएगा, सर थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। तो टीचर भी कभी कभी थोड़ा अपना फैमिली रोल भी निभा लेते हैं। अच्छा भाई चल ठीक, कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कॉमेट हब पे। तो बच्चों आज की जो वीडियो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एज ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को भी पढ़ा, अच्छे तरीके से देखा भी, लेकिन ये मैनेजमेंट का एक सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। आपको अच्छे से पता होगा कि मैनेजमेंट कैसे तो कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कई सारे फंक्शन मतलब कि हमारे पास बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। पहला कौन सा था? प्लानिंग सर, वो तो ऑलरेडी पढ़ लिया, प्लानिंग के प्रोसेस भी पढ़े, टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में पढ़ा। लेकिन आज का जो टॉपिक है सर वो है ऑर्गेनाइजिंग का। मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टमैटिकली तरीके से किसी भी तरीके से किसी वर्क को करना, या सिंक्रोनाइज ऑर्डर फॉर्म में लेकर के आना, या ऑर्डरली फॉर्म में हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, वो और एक अरेंजिंग का लाएगा, एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का लाएगा। अब देखो कि कोई भी बंदा जो नॉर्मली एक ह्यूमन है, जो हम और आप जैसे कोई बंदा हो गया, तो हम लोग के लाइफ में हर तरीके से मैनेजमेंट का पूरा प्रॉपर रोल है। भाई ठीक है, हम अपने नॉर्मली तरीके अपने घर में हैं तो प्लान तो करते ही हैं, और प्लानिंग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। फिर जो रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा, जो हमें एज अपना कोई टास्क या अपना कोई वर्क हमें परफॉर्म करके देके जाएगा बच्चों, तो ऑलरेडी से बात है वो किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे बात करेगा। भाई पापा ने अगर मुझे कोई टास्क दिया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, ये को तुम काम करके लेकर के आओ, लेकर के जाओ, ठीक है, और मान लो वो काम हुआ या नहीं हुआ, तो काम के रिपोर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो भी तो मेरी ही रहेगी ना। तो हम लोग आज का जो चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग है, वो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? आज पढ़ेंगे सर एज ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। आपने सुना होगा कई लोगों को कई तरीके से चीज़ों को कि एक चीज़ें सर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, सर हम कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेंगे, है ना। सर एक पार्टी से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाए क्या सर, उसको लेकिन पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ें कब, कैसे, कहाँ, कैसे इस्टेब्लिश हो जाएंगी? क्या बिना प्लानिंग के ये हो पाएगा, या बिना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज के या बाकी सारे अदर रिसोर्सेज के हो जाएगा क्या? नहीं। तो एज पर प्लान जो हमने तरीके से जो प्लान बनाया हुआ था बच्चों, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग का बस साफ साफ मतलब ये होता है कि भाई पूरे वर्क को जो भी पहले तो क्या है, पहले आप वर्क एक तरीके से डिफाइन कर लो कि आपके पास वर्क क्या है, काम क्या है। फर्स्ट यू सेलेक्टेड द वर्क, देन यू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चा, कि आपको सबसे पहले वर्क डिफाइन करना है। एक बार जब आपको वर्क डिफाइन हो जाएगा, देन आप क्या करोगे, उस वर्क के हिसाब से, उस वर्क के वैल्यू के हिसाब से क्या करेंगे, आप उसको एज डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि सारा काम कोई एक बंदा तो नहीं करेगा। भाई सपोज दैट कि एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर एक ही बंदा जाकर सप्लायर से गुड्स भी सप्लाई करके लेकर के आए, प्रोड्यूस भी बंदा वही करे, फिर वो अरेंजिंग भी वही करे, मार्केटिंग भी वही करे, सेलिंग भी वही करे, प्रॉपर तरीके से पैसों को भी अरेंजमेंट वही करे, अब सारा काम अगर एक ही बंदा क्या करेगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, सब फेल हो जाएगा। ना तो हमारा बिस्किट बन पाएगा, ना तो मार्केट पहुंच पाएगा, और ना तो हम लोगों को मिल पाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए आज का जो टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ सर, कि एज अ वर्क को डिवाइड भी करना है, लेकिन सबसे पहले एज अ सिंक्रोनाइज ऑर्डर। सिंक्रोनाइज ऑर्डर मतलब हो गया कि हर चीजों को प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना।
ये क्या कहलाता है? ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो आज के बारे में, आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चा, आज यही पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्लानिंग तो पढ़ा था। प्लानिंग में क्या था सर कि क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम होम टू डू, है ना, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, व्हेन टू डू, कब करना होगा, ये सब पढ़ लिया। लेकिन बच्चा अब सोचे कि आप सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन डिग्री ले ली, अब आपके पास कुछ पैसे रखे हुए, तो आपने प्रॉपर तरीके से अपने दोस्तों के संग बैठ के प्लान बना लिया कि भाई हम और आप मिलकर के क्या करते हैं, एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ लोगों को ऐड करेंगे, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कुछ भी हो सकती है। तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, कौन कौन हमारी कंपनी में काम करेगा, है ना, उसके मेथड्स क्या होंगे, किसको रिपोर्ट करेगा, तो हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके। तो बस याद रखिएगा बच्चा कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लानिंग के जस्ट बाद आने वाला स्ट्रक्चर होता है। और ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, हम लोगों को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एज अ ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हाँ, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं या डिपार्टमेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हम लोग ये शुरू करने वाले हैं, तो आइए फटाक से शुरू करते हैं। आज की वीडियो क्या कहती है? तो भाई देखो, चैप्टर नंबर 5 का जो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कहने जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग बच्चा है क्या। देखो, ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली में किसे कहा जाता है? कह रहा सर कि ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। क्या करना? एज अ एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई भी करना है और ग्रुपिंग भी करना है। असाइनमेंट ड्यूटीज, फिर क्या करना है, एज अ ड्यूटी भी असाइन करनी है उस सामने वाले की नॉलेज स्किल के अकॉर्डिंग। और क्या कर रहा है? डेलीगेटिंग अथॉरिटी, मतलब अच्छा होता क्या ना बच्चों, सपोज दैट कि मैं कंपनी में हूं, अब मैं तो मैनेजर हूं, तो भाई सारा काम तो मैं तो करूंगा नहीं। अब लेकिन सीईओ ने भाई तो मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ था, तो भाई एज अ मैनेजर तो मैं हूं कंपनी का, तो उसने क्या किया कि बहुत सारा जो टास्क था, जो वर्क था, उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, मतलब मुझे दे दिया। ठीक है, अब वो टास्क तो मेरे पास आ गया, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास तो मैनेजमेंट भी करना है, प्लान्स भी करना है, बाकी चीज़ों को रिक्रूटमेंट भी देखना है, सब कुछ करना होगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने किसी जरूरतमंद, अपने भरोसेमंद एम्प्लॉय को बुलाया कि भाई देख, काम ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये काम मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, और ऊपर से जो मुझे परमिशन मिली थी वो 4 दिन की मिली थी। समझ में आ रही बात? तो क्या क्या क्या, जब मुझे काम कोई ऊपर अथॉरिटी से मिले और मैं वो काम किसी और अपने सबऑर्डिनेट से करा लूं, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेलीगेशन कहलाता है बच्चा। और क्या कहता है? एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप टू इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या करने के लिए? एज अ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। मतलब ऑर्डरली फॉर्म में एक बस इतना पता रखिएगा कि आपने जो बच्चा जो स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाया था ना, जो प्लान किया था, इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? एज अ रिसोर्सेस को कलेक्ट करना है। क्या करना है? एज अ रिसोर्सेस आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, और वो भी कैसे होना चाहिए बच्चा? वो आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए एज अ ऑर्डरली फॉर्म में। ऑर्डरली फॉर्म मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में, है ना। तो जहां पे सीक्वेंस बच्चा अवेलेबल होगा ना, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका ऑर्गेनाइजिंग एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपने जो प्लान बनाया तो उस प्लान के अकॉर्डिंग पहले आप वर्क डिफाइन करो, फिर जो वर्क आपको आ जाए तो वर्क को डिवाइड करो, भाई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर देखो कि उस वर्क को कौन कौन बंदा, कौन कौन अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी, अपने प्रोफेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उनको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दो, है ना। फिर क्या करो? अपने पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो। स्ट्रक्चर मतलब होता है बच्चा देखो 2 तरीके से, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में बेसिकली हम लोग, जब कोई कंपनी एक ही तरीके के गुड्स को बना रही है, तो ऑलरेडी क्या होगा, उस कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो वो फंक्शनल होगा। जब कोई कंपनी एक से ज्यादा किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, समझ आ रही है बात, तो वो क्या होगा? वो डिवीजन करे, फिर डिवीजन के हिसाब से वो क्या करेगा? ऐसे डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर देगा, वो कहलाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। चलो भाई, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबको डिवाइड, अपना डिपार्टमेंट बांट दिया गया। अब डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? या वही बात आई, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर देंगे, और जब ड्यूटीज असाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। भाई जिसने आपको ऑर्डर दिया वही आपका क्या है, आप सोचा रिपोर्ट करोगे। आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके क्लास टीचर आए, छोड़िए आपके सब्जेक्ट टीचर है, भाई कोई बिजनेस का टीचर ही आया, बोला भाई कि ठीक है देखो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ कि तुम्हें चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ के आना होगा। ठीक है, अब ये टास्क पढ़ के भी आना होगा, तुम्हें उसके 3 पेज तुम्हें लिख करके भी आने होंगे, पूरे प्लानिंग को भी और प्लानिंग के प्रोसेस को भी पढ़ के आना है। आप घर पे गए, पढ़ के आए, अब आपको जिससे ऑर्डर मिला, आप रिपोर्ट भी तो उसी को तो करोगे। तो ये ऑलरेडी क्या होगा? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। जिससे हम ऑर्डर लेंगे उसी को क्या करेंगे? एज अ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो बच्चा, तो यही पूरा चैप्टर हम लोग आज पे डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छी टॉपिक है, अच्छा चीज है, तो पढ़ने में, समझने में, जानने में अच्छी चीजें भी लगेंगी। तो आइए, कह रहा है इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क। एक तरीके से आपको ये फ्रेमवर्क क्रिएट करके देता है बच्चा, और
फॉर हाउ टास्क आर परफॉर्म किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं, असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे असाइन की जाती है, ठीक है, एंड सेटिंग अप रिपोर्टिंग लाइंस एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स टू इंप्लीमेंट प्लान्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। तो प्रॉपर तरीके से एज अ कोलैबोरेशंस को देखा जाए, जो आपने जो प्लान ऑलरेडी इसके पहले बनाया हुआ है भाई, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट टोटल में कितने फंक्शन पढ़े थे, टोटल में पढ़े बच्चे 5, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो जैसा प्लान था तो प्लान के हिसाब से हमेशा वर्क हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। भाई टीचर्स डे आया तो टीचर डे सेलिब्रेट करना होगा, तो ये वर्क हमें मिल गया। अब उस वर्क को डिवाइड करो भाई, इसमें कौन कौन किस तरीके से रोल निभाएगा। भाई कंपनी में ये सारे काम होते हैं ना। अभी मैं आपको इसके आगे बताता हूं स्ट्रक्चर को, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को ड्यूटी असाइन कर दो, है ना। चलिए आइए, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। क्या होगा कि एज अ ऑर्डरली फॉर्म में या सिंक्रोनाइजेशन ऑर्डर में आपके पास जब सारी चीजें अवेलेबल हो जाए वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा, ठीक है। और रिसोर्सेस कलेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉबिलिटी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो अब शुरू होता है आज के टॉपिक वीडियो में एज अ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानो। देखो प्लानिंग पढ़ा था तो प्लानिंग प्रोसेस था, तो ऑर्गेनाइजिंग का भी मतलब क्या होगा। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग कितने लोग को मिला के बना है, टोटल 4 लोग को मिला के बना है। कौन कौन सा बना हुआ है, पहला बना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क को, देखो यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। पहला आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या मिलेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चलो ये हो गया। तीसरा आपके पास क्या मिलेगा बच्चा, वो मिलेगा एज अ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलेगा, एज अ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट एज अ रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कौन बंदा, देखो सबसे पहले क्या करना बच्चा, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये मैं लिखना भूल गया था, डिवीजन ऑफ एज अ वर्क, ठीक है। दूसरा क्या करना था, डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाना था, फिर ड्यूटी असाइन करनी थी, और फिर आपको एस्टैब्लिशिंग करना था रिपोर्ट रिलेशनशिप, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। मेरे बॉस ने मुझे टास्क दिया कि आपको यहाँ वीडियो बनानी है, नहीं बनी तो मैं रिपोर्ट किसको करूंगा, अपने बॉस को करूंगा। मेरे पास 10 बॉस है तो 10 बॉस को थोड़ी ना रिपोर्ट करूंगा। जिस बॉस ने मुझे पर्टिकुलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइज की थी तो मैं उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल हूंगा। आपके घर में अगर आपने मम्मी का काम नहीं किया, अगर उनकी बात नहीं मानी है, तो फिर आपको मम्मी से ही डांट खानी पड़ेगी या मम्मी की ही आपको बात सुननी पड़ेगी, पापा से थोड़ी ना। तो अलग बात है कि मम्मी जाके पापा को थोड़ा सा लगा देगी तो फिर पापा और मम्मी मिलकर आपकी पूजा करेंगे, तो वो एक अलग ही चीज है। तो लेकिन ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या बच्चा कि आप समझ लीजिएगा कि ऑर्गेनाइज करना, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाइल डिवीजन ऑफ वर्क मींस ब्रेकिंग डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर, जहां पे आप अपने क्या करोगे, एज अ वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करोगे, एज अ डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। स्ट्रक्चर जब एक बार क्रिएट हो जाएगा बच्चा तो ड्यूटी असाइन की जाती है, और ड्यूटीज के बाद फिर आपको ये फिक्स कर दिया जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, कैसे और किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चा, पहला हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप इसमें एक दो चीज बस नाम समझिएगा। पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है एज अ आइडेंटिफिकेशन, पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करो। देन फिर क्या लिखा हुआ है, एज अ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब पहला काम आपका होगा कि एज अ आइडेंटिफाई करना, और दूसरा काम आपका क्या होता है, एज अ डिवीजन करना। आइए बस में एग्जाम्पल आइए आपको बताता हूं। देखो एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहां पे आपने लिखा हुआ है एज अ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। भाई ठीक है, अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन स्कूल। तो बच्चा सोचो कि अगर स्कूल में अगर हमें मान लीजिए कि जो 15 अगस्त को जो भी होगा ठीक है, अब हमें अगर सेलिब्रेट करना होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें सेलिब्रेट करना है तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एज अ पहले प्लानिंग किया था ना कि 15 अगस्त क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारा क्या था, प्लानिंग था। तो ये हमारी प्लानिंग थी कि क्या करना होगा, एज अ प्रॉपर तरीके से कि 15 अगस्त हमें सेलिब्रेट करना होगा। तो मतलब हमें, हमारे पास क्या हुआ, आइडेंटिफाई द वर्क, वर्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या करना है, एज अ 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना है, मतलब एज अ इंडिपेंडेंस डे,
ठीक है, क्या करना होगा, एज हमें सेलिब्रेट करना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। तो इंडिपेंडेंस डे हमें सेलिब्रेट करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई हमारे हमने क्या किया, एज अपना वर्क आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एज अ आइडेंटिफाई हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरा कह रहा है सर कैसे, डिवीजन ऑफ, क्यों भाई चल जा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एज अ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन मतलब क्या, इस पूरे वर्क को सर अकेला कोई एक बंदा तो हैंडल कर नहीं पाएगा, तो टीम मानी जाएगी। जैसे क्या होगा इसमें, सर पहला म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, वो कौन देखेगा, सर इसमें कुछ ना कुछ सर कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे, वो भी देखा जाएगा, सर स्टोरीज भी देखना होगा, सर वो भी काम होगा, सर एज अ आपके जो स्टेज की परफॉर्मेंस, मतलब स्टेज को भी आपको प्रमोट करना होगा, देखना होगा, सर सबसे बड़ी बात सर इसमें एंकरिंग का भी तो वर्क होगा। ठीक है, ये सारे क्या होगा, हम देखो हम यहाँ वर्क को डिवाइड खाली कर रहे हैं। फिर सर वो नाश्ता पानी का, मतलब जहाँ पे आप बात करोगे, जब ब्रेकफास्ट की बात करोगे, है ना, और सबसे बड़ी बात क्या होगी सर, वो आपको पता होगा हर स्कूलों में एज अ लड्डू बांटी जाती है, वो कौन सी, वो बूंदी की लड्डू होती है ना, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये लड्डू वाला डिपार्टमेंट भाई किसके पास होगा, तो सोचो ये लड्डू डिपार्टमेंट हमारे पास हो गया। तो ये क्या हुआ कि बच्चा आपने क्या किया कि एज इंडिपेंडेंट, आपके जो पास इंडिपेंडेंस डे था वो आपने क्या किया, आपके पास वर्क आया, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया वर्क को, फिर आपने क्या किया, उस वर्क को डिवाइड कर दिया। देखो कि भाई म्यूजिक का काम कौन देखेगा, कल्चरल प्रोग्राम कौन देखेगा, स्टोरीज कौन देखेगा, स्टेज कौन देखेगा, एंकरिंग वर्क कौन करेगा, अब ब्रेकफास्ट कौन करेगा, सबसे बड़ी बात जो चीफ गेस्ट आएंगे हमारे पास, ठीक है, इनको सर कौन ऐसा हैंडल करेगा, कौन देखेगा करेगा, ये क्या होगा, अभी ऑलरेडी हमने खाली क्या किया है, जो वर्क को डिवाइड किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या हुआ, पहले हमने वर्क आइडेंटिफाई किया, देन वर्क के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तो हमारी काम खत्म हो गई। अभी हमने किसी वर्क अलॉट नहीं किया हुआ है, खाली क्या किया हुआ है, अपने अपने वर्क को डिवाइड कर लिया। भाई सोचो कि भाई हमारी कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम है, अब हमारी अब पूरी टीम तो ऑलरेडी है भाई। अब मान लो कॉमेट की बात हम कर लेते हैं, तो भाई कॉमेट हब जब शुरू हुआ अपने इस ऑनलाइन चैनल की दुनिया में, हम लोग जब आए एज अ समाज की सेवा करने के लिए, आप बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भी, और सबसे बड़ी बात कि आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी, जो डाउट्स आपके ऑलरेडी माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, उनको भी खत्म करने के लिए क्या हुआ कि हम लोगों ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया। भाई ठीक है, एज अ सोसाइटल सर्विसेज को भी थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। देखिए प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, वो एक बात का फीचर है भाई। देखो कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, हम एज अ बिजनेस होंगे तो हम प्रॉफिट से तो भाई पीछे नहीं, मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, टाटा साहब को आपने देखा ना, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं लेकिन वो सोसाइटल सर्विसेज भी कर रहे हैं। तो भाई हम जितना ज़्यादा आप तक पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को जानने का मौका हमें भी मिलेगा, तो हम उसके ऊपर भी और तरीके से हार्डवर्क करके आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब सोचो जब ऑनलाइन चैनल को जब शुरू किया गया होगा तो भाई डिवाइड किया गया होगा, भाई कॉमर्स में कौन कौन किस तरीके से पढ़ाएगा, 9th-10th के साइंस में मैथमेटिक्स के सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा, 11th में कौन किस तरीके से साइंस ह्यूमैनिटीज बाकी चीजों को कवर करेगा। तो ऑलरेडी क्या था, पहला था काम क्या था, वर्क क्या था कि हमें सर ऑनलाइन दुनिया में आना है। जब ऑनलाइन दुनिया में आ गए तो अब सारा काम तो एक बंदा तो करेगा नहीं, तो क्या किया गया, एज अ वर्क को डिवाइड किया गया। भाई ठीक है, कॉमर्स के स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट आता है, उसको 3 अलग कर दो, साइंस में इतने आते हैं उसको अलग कर दो, ह्यूमैनिटीज में आते हैं इसको अलग कर दो, सबको हमने क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से अलग कर दिया। तो क्या हमने यहाँ पे किसी ऊपर बांटा हुआ, नहीं बांटा। अब क्या करती है कंपनी कि जब सबसे पहले जब ऑलरेडी अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती है, मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, मतलब आप होल वर्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में क्या करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो सेकंड नंबर पॉइंट में आप पहुंचते हो, इसको बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बारे में भी पढ़ो, देखो उसके बारे में क्या कहता है, समझो यहां पे लिखा हुआ है एज अ डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझो ये क्या कहता है, कहता है सर डिपार्टमेंटलाइजेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें, समझो एक जो यहां पे जो स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एज अ स्ट्रक्चर भी। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास होता है वो एज अ होता है एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जो दूसरा जो हमारे पास जो निकल के आता है उसे कहा जाता है एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखो फंक्शनल में क्या हो गया, भाई मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी फर्म है, मेरी बिजनेस है, मेरी कंपनी है, हम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑलरेडी से मान लीजिए सर मुझे इसको ही प्रोड्यूस करना होगा, मतलब एक तरीके से पेंसिल मुझे बनानी होगी, तो पेंसिल बनाऊंगा सर, तो मेरे पास क्या क्या डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे कोई बंदा होगा सर जो एज ए जिसको प्रोडक्शन आती होगी, क्या आता होगा, प्रोडक्शन, तो जो को प्रोडक्शन से नॉलेज होगा उसके लिए हमने क्या बना दिया, एज उस वर्क के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना लिया। क्या कह लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा हमने क्या बना लिया, सर
कोई ना कोई बंदा सर हमारे लिए जब रॉ मटेरियल तो परचेस करेगा तो हमने क्या बना दिया, एज अ परचेस डिपार्टमेंट बना दिया सर। अब वो परचेस तो हो गया सर, लेकिन सर गुड्स मार्केट में जाएगा भी तो क्या हो गया, हमने एज अ सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, एज अ सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। अब उसके बाद सर क्या रहा कि सर पैसा भी सारी चीजें अरेंज करेंगे, तो भाई एक हमने क्या बना लिया, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना लिया। ठीक है, और उसी डिपार्टमेंट के बाद एक तरीके से हमने सर ये भी देखा मार्केट में भाई कि ठीक है डिपार्टमेंट तो हमारे पास बनते चले जा रहे हैं, तो भाई मार्केटिंग भी तो कोई ना कोई बंदा करेगा। भाई कस्टमर को हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, तो एक तरीके से हमने क्या कर लिया, एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना लिया। तो बच्चा ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, इसको कोई बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी होगा। भाई अब सोचो आप किसी गुड्स को बनाओगे, किसी गुड्स को लेकर क्या होगे, तो भाई प्रोड्यूस होगा, मतलब माल बनेगा, बना सर। ये जब बनेगा तो सर इसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी तो हम किसी न किसी सप्लायर से परचेस करेंगे। भाई सप्लायर हमारे पास आ गया, जब सप्लायर हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्शन भी आ गई, परचेस भी आ गया, तो अब सर वो सेल भी तो होगा मार्केट में। भाई कस्टमर तक हमारी रीच भी तो जानी चाहिए, तो कस्टमर तक हम पहुंचेंगे, सेल भी हो गया। अब सर जाएगा तो कस्टमर पैसा भी तो देगा, तो पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे सर, अपने पास रखेंगे और इससे बेस्ट क्वालिटी वाली जो गुड्स होगी आपको रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल भी तो कराएंगे। तो क्या हो गया, एज अ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बन गया। और फिर क्या करता है, एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सर मार्केट में जाना, लोगों तक बताना कि भाई कंपनी कौन कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रही है। आईफोन 17 लेकर के आ गए, टेस्ला साहब अपनी कार लेकर के आ गए, तो भाई ये चीजें पता कैसे लगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तभी तो। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हम अपने आप तक जो अपनी जो रीच बना रही है वो कैसे बना रही हैं, मार्केटिंग के जरिए तो बना रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हो गया फंक्शनल। अब डिविजनल कहता है कि सर अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कंपनी कहती है सर कि हमारा एक डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का भी है, हमारा एक डिपार्टमेंट फूड ग्रेन्स का भी है, किसका हो गया, एज अ फूड ग्रेन्स का हो गया, और हमारा जो एक डिपार्टमेंट मतलब कॉस्मेटिक तो है ही है, कॉस्मेटिक के साथ साथ हमारा एक डिपार्टमेंट है एज अ फूड ग्रेन का डिपार्टमेंट हो गया, और एक डिपार्टमेंट सर अपना मान लेते हैं एज अ मेडिकल का, किसका मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बच्चा एज अ मेडिकल का, हमने मान लिया एज अ मेडिकल का। अब सोचो 3 डिपार्टमेंट, तो क्या अगर हम केवल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो क्या एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्मेटिक, फूड ग्रेन्स और मेडिकल तीनों का प्रोडक्शन हो जाएगा? आपका आंसर होगा नहीं होगा। फिर आप बात करो सब परचेस, तो क्या एक ही जो हम सप्लायर से गुड्स परचेस करेंगे, तो भाई एक सप्लायर तो सबके अलग अलग होंगे, कॉस्मेटिक को सप्लाई करने वाला सप्लायर अलग होगा, फूड ग्रेन्स वाला सप्लायर अलग होगा, मेडिकल का सप्लायर बिल्कुल अलग होगा, तो अलग अलग होंगे ना। तो बस यहाँ पे डिविजन में खाली क्या कहता है, वो अलग कैसे होता है आपके फंक्शनल से, कि पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि सर कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा ये अलग होगा, इसका जो परचेस डिपार्टमेंट होगा बच्चा वो बिल्कुल अलग होगा, इसका जो सेल डिपार्टमेंट होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा, इसकी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगी वो भी बिल्कुल अलग होगी, है ना, और इसकी जो एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी वो भी क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। भले ये सब एक ही कंपनी के हैं, भाई मान लेते हैं कंपनी का नाम हो गया एज अ XYZ, ये हमारी कंपनी है, तो ये भी XYZ कंपनी ही है। तो भाई XYZ कंपनी पहले सर अकेले काम कर रही थी तो उसके पास इतने सारे डिपार्टमेंट थे, वर्क थे। अब कंपनी सर 3 नए तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, तो उस तरीके से फूड ग्रेन्स का भी क्या होगा, एज अ जो प्रोडक्शन होगा वो अलग होगा बच्चा, जो परचेस डिपार्टमेंट होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा, जो कंपनी का जो सेल होगा वो भी अलग होगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा वो भी अलग होगा, ठीक है, कंपनी की जो एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। वैसे ही मेडिकल का भी आई है, तो क्या हो गया, एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, परचेस डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा, जो हमारा सेल डिपार्टमेंट है वो अलग हो जाएगा, जो कंपनी का एज अ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो भी हमारी अलग हो जाएगी, और जो कंपनी की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बच्चा इसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो जैसी जैसी आपके पास पहले क्या किया कि आपने वर्क को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, भाई काम क्या है, तो काम हमारा क्या था सर, एज अ 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना, है ना। तो ये जो 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशन चल रही है हमारी, ये हमारा वर्क हो गया। अब वर्क में क्या किया जाएगा, भाई सबको देख लिया जाए, यहाँ डिपार्टमेंट बना दिया गया अलग तरीके से, तो ये मान लीजिए स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी क्रिएट है। तो भाई किसी का म्यूजिक डिपार्टमेंट, किसी का कल्चरल डिपार्टमेंट, किसी का एंकरिंग डिपार्टमेंट, कोई किसी जाके गेस्ट को रिसीव करेगा, ठीक है, कोई ये पूरे ब्रेकफास्ट का डिपार्टमेंट सारा देखेगा, वो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चा, अब इसके बाद जो तीसरा नंबर जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है एज अ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज आता है। क्या आता है, एज अ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अच्छा बच्चा, अब ये क्या होता है, देखो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं,
ठीक है, या एम्प्लॉयर भी हमारे पास, एम्प्लॉयर है मालिक हो गए, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय के पास एज अ पर्टिकुलर कुछ ना कुछ बच्चा क्या होगा, स्किल्ड होगा। ठीक है, अगला क्या हो गया, एज अ नॉलेजेबल होगा। स्किल होंगे मतलब स्किल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। ठीक है, स्किल हो गया, नॉलेज हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, एक्सपीरियंस उनके पास हो गया। ठीक, अब सोचो इतने सब चीजें ऑलरेडी कोई बंदा होगा तो जो वर्क है जब डिवाइड किया जाएगा। अब सोचो जो बंदा, जो हमारे, अब मान लिया हमारे पास जो वर्क था वो क्या था, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना। ठीक है भाई, तो भाई मान लेते हैं किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, एज अ 40 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लो कि 40 स्टूडेंट्स हो गए, भाई इसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जो म्यूजिक में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको म्यूजिक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। समझ में आई बात। और इसके लिए एक तरीके से एक टीचर को बना दिया जाएगा। भाई कोई एक टीचर होंगे जिनको म्यूजिक ज्यादा पसंद होगा, वो ऐसा म्यूजिक को देख लेंगे। ठीक, एक टीचर हो गया जो हमें इसको देखेगा एज अ म्यूजिक टीचर। इसी के बच्चे क्या होंगे, इनसे टास्क लेंगे, इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारे पास क्या हो गया बच्चा, जैसे मान लो कि सर में 10 बच्चे ऐसे थे जो एज अ पूरे ब्रेकफास्ट के पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे जो फिजिकल के जो टीचर थे, एग्जांपल के लिए मान लिया जाए, तो सर ऐसे इन टीचर को भी ऑलरेडी क्या किया, यहाँ पे जो इन्वॉल्व कर दिया गया। तो इसमें जो 10 बच्चे ऑलरेडी कहाँ चले गए, ब्रेकफास्ट में चले गए। तीसरा हमारे पास आते हैं सर एंकरिंग करने के साथ 2 बच्चे बहुत बेस्ट थे, सबसे बेस्ट बच्चे 2 बच्चे थे। तो 2 में से 2 हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए एज अ एंकरिंग के हो गए। किसके हो गए, एज अ एंकरिंग के हो गए। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए भी हम किसी एक टीचर को पर्टिकुलर वहां पे रख लिया गया, असाइन कर लिया गया। वैसे ही तरीके से क्या करते हैं, फिर मान लो 10, 5, 15, 17 ऐसे हो गए। ठीक है, 5 ऐसे हो गए सर जो कल्चरल के सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, सर उसके बाद से होंगे जो 10 ऐसे बंदे होंगे। ठीक है, जो एज अ क्या करेंगे, जो चीफ गेस्ट को एज अ रिसीव करेंगे। अब देखो ऑलरेडी क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यूटीज असाइन की जा रही है। तो ये ड्यूटीज कैसे असाइन की जा रही है, तो ये ड्यूटीज असाइन की जा रही है अकॉर्डिंग टू योर स्किल, नॉलेज, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस। वैसे ही भाई मान लो कोई कंपनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है, तो कंपनी कहती है भाई जिसके पास फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज या स्किल है उसको वो डिपार्टमेंट दे देंगे, जिसके पास परचेस से ज्यादा रिलेटेड डिपार्टमेंट उसको वो डिपार्टमेंट दे देंगे, जिसको प्रोडक्शन करने बहुत अच्छा आता है भाई उसको वो दे देंगे। मतलब आपके पास पर्टिकुलर स्किल क्या है। सोचो कि आपके ही स्कूल में, आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका स्कूल है, उस स्कूल में क्यों नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि वो जितने भी सारे एक ही टीचर सब क्यों नहीं सब्जेक्ट पढ़ा पाता है। क्यों, क्योंकि सर उसमें वो स्पेशलाइजेशन उसको नहीं मिला हुआ है, उसमें वो स्पेशलिस्ट है ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे भी इन चीजों को इस तरीके से ही फोकस किया जाता है। चलो भाई, तो ये तो आपको आ गया होगा, इसमें क्या बोलते हैं, एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गई। अब देखो बच्चा, इसी में चौथा नंबर पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम होता है एज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट एज अ रिलेशनशिप। क्या चीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। भाई ये क्या कहता है, देखो ये कहता है भाई कि आपने जिससे टास्क लिया आप उसी के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे। चलो आओ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो इसी को देखो, यहीं पे देख लो। जैसे मान लो इसमें टॉपिक हमारे पास था, जो 4th नंबर पॉइंट था, क्या था कि एज अ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट एज अ रिलेशनशिप। ये क्या कहता है भाई, एक मान लो कि भाई म्यूजिक का जो टीचर था, म्यूजिक टीचर ने एज अ कोई टास्क अपने म्यूजिक के स्टूडेंट्स को दिया। किसको दिया, एज अ म्यूजिक के स्टूडेंट्स को दिया कि भाई आपको 2 राग पे गाना गाना है। ठीक है, और इस टास्क को इनको मिला। तो बच्चा अगर मान लो कि ये 2 राग पे गाना गा लेंगे या नहीं गाएंगे, तो ये अकाउंटेबल किसके लिए, अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब होता है जवाबदेही देना। क्या होता है, जवाबदेही देना। तो सोचो कि ये म्यूजिक टीचर ने क्या किया, इनको एज अ टास्क दिया। ठीक, और ये टास्क होगा या नहीं हो पाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये आंसरेबल कौन होंगे, अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, म्यूजिक टीचर के लिए। तो ये क्या हो गया, अकाउंटेबल होंगे। तो अकाउंटेबल वैसे बच्चा पता कब होता है, अकाउंटेबल कभी कभी हमारे हम लोग कंपनी में एज इसका मतलब होता है कि नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क में। कब होता है, नॉन कंप्लीट, जब आपका वर्क कंप्लीट ना, जो आपको वर्क दिया गया था अगर वो कंप्लीट ना हो पाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, एज अ नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑलरेडी वहां पे आंसरेबल अकाउंटेबल होता है। तो यहां पे मान लीजिए आपका काम वर्क कंप्लीट हो गया, तो यहां पर नॉन कंप्लीट हुआ, अगर ये नॉन कंप्लीट हुआ तो क्या हो गया, अकाउंटेबल हो गए। ठीक है, और अगर कोई टास्क ऐसा कंप्लीट हो गया
तो रिपोर्ट किसको देंगे? तो भैया सब सीधे रिपोर्ट देंगे अपने मालिक को, मतलब अपने म्यूजिक टीचर के। हाँ मैम आपने राग सिखाया था, हमने राग गा दिया, हमने नोट्स भी बना ली प्रॉपर तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से हमने उसका पूरा एक्सरसाइज भी कर लिया, उसका अभ्यास भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब आप जो बोलिएगा हम लोग गा देंगे। तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ? जो बंदा जिससे टास्क लेगा उसी को वो अकाउंटेबल होगा या वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इज इट क्लियर? तो बच्चा ये था टोटल हम लोगों ने जो 4 चीज पढ़ी, उसका नाम क्या था? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप था। ठीक है, अब आइए, ये तो हमने आपको पूरा प्रैक्टिकल समझा दिया, अब आइए फटाक से उसके थ्योरेटिकल पॉइंट पे आते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं चीजें क्या हैं। चलो भाई, तो ऑलरेडी क्या था बच्चा, आपने पढ़ लिया था, देखो कि डिवीजन ऑफ वर्क इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन ऑर्गेनाइजेशन टोटल टास्क इनटू स्मॉलर। आप पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास जो टास्क है, ठीक है, उसे क्या कर लेंगे आप? उसे परफॉर्म, मतलब उसे आप छोटे छोटे टास्क को मतलब पूरे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैनेजेबल किया जाए। स्पेसिफिक जॉब्स टू बी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन। और जो बंदा जिस तरीके का वर्क करेगा उसको उस पर क्या मिलेगी? स्पेशलाइजेशन मिलेगी। भाई मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या मिलेगी? स्पेशलाइजेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलिस्ट कौन होता है? भैया मैं हो गया। प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करूंगा तो फिर मैं प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट कराऊंगा, आई बात समझ में। लेकिन मैं किस पे काम कर रहा हूं? एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी आप पे काम कर रहा हूं। तो ये लीड करता है बच्चा कि एज अ स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है कि आपके कंपनी में काम करने जो इंप्लॉइज होते हैं उनको एज अ एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज होती है। तो वेयर द इंटायर वर्कलोड इज आइडेंटिफाइड एंड देन सेगमेंटेड टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन एंड अलाउ एम्प्लॉयज टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन देयर स्पेसिफिक रोल। तो भैया जो आपके पास जो रोल्स अवेलेबल हैं या जो स्पेसिफिक रोल्स आपके पास अभी फिलहाल एडजस्टमेंट आपके पास दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना एक्सपर्टाइज दिखाइए। क्रिकेट का मैदान था, तो क्रिकेट के गेम चल रहा था, इंडिया क्रिकेट टीम के भाई साहब बैठे हुए थे, तो कुछ बैट्समैन बोले सर आप तो हमें कभी ऊपर भेजते ही नहीं है ना। आप लोगों ने देखी होगी वो MS धोनी वाली मूवी, जहाँ पे धोनी साहब ऐसे अपने कोच से जाते हैं बोलने के लिए कि भाई मैं सब मुझे ओपनिंग करने आप क्यों नहीं भेजते? ठीक है, हमें साहब नीचे 6 डाउन 7 डाउन मुझे आप भेजते हो, ठीक है, कभी थोड़ा पहले भी भेज के देखो। तो कोच मना कर देता है, तो फिर वो कुछ तिकड़म लगा करके अपने दोस्त से जाके बोलता है भाई मैं उससे बात करके आता हूँ और लेकिन मुझे पहले राउंड भेजो। ठीक है, तो कोच मान भी जाते हैं और जाता है वो बकायदा सेंचुरी पीट के आता है, बकायदा इंडिया टीम को मतलब अपनी टीम को जिता करके भी आता है। देखो आपको ना, आपको एक मंच चाहिए बच्चा, आपको क्या चाहिए? आपको एक मंच चाहिए। देखो आप हम सबके पास कुछ ना कुछ ऑलरेडी होता है, स्किल होती है, नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, बस डरते हैं उसको परफॉर्म करने से। एक मंच मिल जाए ना, उस मंच पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा शुरू कर देते हैं अपनी एक्सपर्टाइज को दिखाना। तो ये भी रोल वही कह रहा है कि भाई हमने आपको वर्क बता दिया, वर्क डिवाइड भी कर दिया, अब मैंने आपको वो रोल दे दिया, अब आप क्या करो, आप अपना एक्सपर्टाइज दिखाओ। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है। ओवरऑल टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पेंटिंग एग्जीबिशन था, तो वुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब बांट दिया, जैसे मार्केटिंग कमेटी कोई और देखेगा, डेकोरेशन कमेटी कोई और देखेगा, रिसेप्शन कोई और देखेगा। तो ईच कमेटी देन फोकस ऑन इट्स स्पेसिफिक टास्क। तो क्या होगा, हर कोई बंदा खाली अपने अपने स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करेगा, लीडिंग टू अ मोर एफिशिएंट एंड कोऑर्डिनेटेड इवेंट। ठीक है, तो हर कोई क्या होगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलेगा। भाई ठीक है, परचेस होगा तभी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तभी सेल होगा, सेल होगा तभी मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग होगा तो सेल होगा, सेल होगा तो पैसा आएगा। तो प्रॉपर एक दूसरे सब क्या इंटर रिलेटेड है, तो इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, चलिए भाई ये तो डन है सर, आगे आते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या करता है बच्चा? तो डिपार्टमेंटलाइजेशन या इसको डिपार्टमेंटेशन भी कहते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एज अ सिमिलर एक्टिविटी टास्क एंड रिसोर्सेज इनटू सेपरेट यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चा, कैसे आपकी स्पेशलाइजेशन आपको मिल के आएगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर 2 भाई साहब लोग आएंगे, पहला निकल के हमारे पास कौन आएगा, तो पहले वाले जो भाई साहब हमारे पास है वो फंक्शनल आ रहे हैं, और जो दूसरा बंदा हमारे पास आ रहा है उसका नाम क्या होगा, एज अ डिविजनल होगा। ये क्या होंगे, वो 1 और मोर प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, और ये भाई साहब खाली इकलौते खाली एक को लेके चलेंगे। तो दिस डिवीजन अलाउज एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन देयर एक्सपर्टाइज, कि भाई इसमें फोकस किया जा रहा है कि आप अपने एक्सपर्टाइज को फोकस करो। स्ट्रीमलेसनेस हो, रिसोर्सेस एलोकेशन तरीके से प्रॉपर तरीके सारे रिसोर्सेस को प्रॉपर कलेक्ट करिए, फैसिलिटेट करिए, बेटर कोऑर्डिनेशन आपके बीच में बना हो, एंड कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉमन बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशंस इंक्लूड फंक्शन, प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, प्रोसेस एंड कस्टमर। तो भाई सबको प्रॉपर तरीके से लेके चलना होगा, एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, एज अ क्रिएट हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट बना दो भाई, वर्क है बांट दो। चलो भाई आगे आ जाए। भाई ये क्या कहता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। बच्चा तो मैंने आपको ये भी पहले बता दिया था कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको आपके वर्क को, मतलब कंपनी के वर्क को या कंपनी के टास्क को आपकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी,
परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ड्यूटीज इज अ की स्टेप है इन द ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर स्पेसिफिक टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स विद इन द डिपार्टमेंट on their skill, qualification, experience to ensure work is performed efficiently and effectively। तो प्रॉपर तरीके से वर्क को efficiently और effectively क्या किया जाए, मैनेज कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, वो क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपको भी आपके घर की जिम्मेदारी है, आपको भी आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में कुछ ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दी जाएगी, तो वो आपके स्किल, आपकी नॉलेज, आपके बिहेवियर, आपके परफॉर्मेंस, आपके एक्सपर्टाइज के बिहाफ पे दी जाएगी। तो जैसे जैसे आप रहिएगा वैसे वैसे तरीके से क्या होगा, आपको एज ए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, बोला जाएगा। आई बस समझ में? चलो भाई, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, आगे आते हैं। अगला क्या कहता है, तो भाई अगला भाई साहब कहते हैं हमारे पास कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भाई अभी मैंने बता दिया कि भाई एक फॉर्मल अथॉरिटी है भाई कि कौन बंदा किससे ऑर्डर लेगा, कौन बंदा किसको ऑर्डर किसको एज ए रिस्पॉन्सिबल या किसको अकाउंटेबल होगा। मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो भाई मैं कंपनी में काम करने वाला बंदा, मुझे क्या हुआ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मेरे ऊपर बंदा बैठा हुआ एक जनरल मैनेजर बना हुआ है। तो जनरल मैनेजर ने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो एक हम लोग का हेड था, उसका नाम था प्रोडक्शन मैनेजर। सेल डिपार्टमेंट के थे सेल मैनेजर। अब भाई एज पर रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई सेल मैनेजर भी मेरा बॉस है, फाइनेंशियल मैनेजर भी मेरा बॉस है, मार्केटिंग मैनेजर वो भी मेरा बॉस है, प्रोडक्शन मैनेजर भी मेरा बॉस है। लेकिन मैं काम किसके अंदर में करता हूँ, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में। तो मेरा बॉस, एक्चुअल बॉस कौन हुआ, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हुआ। आप स्कूल में हैं, स्कूल में कई सारे सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन के अलग अलग क्लास टीचर होते हैं ना। तो इसका मतलब ये तो ना कि सर हम बाकी सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा हम लोग फॉर्मेलिटी किसके लिए करते हैं, अपने क्लास टीचर के लिए करते हैं। भाई उस क्लास टीचर थोड़ा हम लोग एक बॉन्डिंग अच्छी खासी क्रिएट हो जाती है। क्यों, उठना बैठना हमेशा उसके संग ही रहेगा। कल के दिन स्कूल नहीं आएंगे तो पेरेंट्स को बताना बोलना होगा, थोड़ा बताना होगा, सर थोड़ा देख लीजिएगा, सर थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। तो टीचर भी कभी कभी थोड़ा अपना फैमिलियर रोल भी निभा लेते हैं, अच्छा भाई चल ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करो, है ना। तो ये सब हो जाता है। तो ये चीजें क्या होंगी बच्चा, तो ये जितनी सब चीजें होती हैं, तो प्रॉपर तरीके से क्या कहा गया कि अब सोचो कि आपके क्लास टीचर ने अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो आप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, दूसरे सेक्शन के क्लास टीचर के लिए, अपने सेक्शन के क्लास टीचर के लिए। आपको सर आप अपने क्लास के सेक्शन टीचर के लिए होंगे। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। अब सोचो मेरे सारे बॉस थे, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे कहा भाई तुम्हें ये काम करना है, मैंने वो काम किया, वो काम नहीं भी कर पाया, या मैंने काम किया, मैं जाके अपने ही जाके बॉस को मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट करूंगा, सर कि आपने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए कहा था, लेकिन सर रॉ मेटेरियल थोड़े से खत्म हो गए, सप्लाई नहीं हो पाई, तो सर 999 प्रोडक्ट्स का क्या हो गया, एज अ प्रोडक्शन हो गया सर, एक यूनिट नहीं हो पाया। तो प्रोडक्शन में क्या बोलेगा, भाई कोई बात नहीं, रिपोर्ट तो मैं उसी को कर रहा हूँ ना। तो ऑलरेडी क्या होगा, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन, मैं किसको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये मायने रखता है। कितना करता है डजन, वो तो भाई अलग चीज़ है कि भाई एम्प्लॉय नहीं आ पाया, तबियत खराब हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उसका मैटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। चलिए अब आइए बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज का टॉपिक जो हम लोग लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजिंग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। भाई देखो क्या कहता है, पहला सर ऑर्गेनाइजिंग करने से आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। क्या मिलती है भाई, वर्क डिवाइड किया गया। अब जब वर्क डिवाइड होगा तो ऑलरेडी से क्या होगा कि आपको उस वर्क पे ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि आपकी स्किल, आपकी नॉलेज के हिसाब से उसको दिया गया। और किसी काम को आप कंटिन्यूसली लगातार करते जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उसमें क्या होगा कि आपको मिलेगी एज ए स्पेशलाइजेशन, मतलब उसमें आप क्या हो जाओगे, एज ए प्रॉपर तरीके से आप हो जाओगे स्पेशलिस्ट बन जाओगे। क्या बन जाओगे, एज ए स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो देखो, तो भाई आपको अलग अलग अलाउिंग इंडिविजुअल किया जाता है कि फोकस किया जाए अपने अपने स्पेसिफिक एरिया पे। इससे बच्चा आपका एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी और जो प्रोडक्टिविटी होती है ऑलरेडी क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें आपका जो टास्क ऑलरेडी क्या होता है, कंपनी का गोल अचीव भी हो जाता है। अगला कहता है भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है बच्चा, ये कहता है अब कंपनी में मनी भी है, मशीनरी भी है, मनी है, मशीनरी है, ठीक है। तरीके से हमारे पास क्या है, मनी, मैन, मटेरियल, मशीन, सब कुछ अवेलेबल है। तो चारों तरीके से रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग ही तो सिखाता है। अब सोचो आपने वर्क जब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड होने से क्या होगा, जो कंफ्यूजन, जो केओस होते हैं वो नहीं होंगे, जो वर्क के जो डुप्लीकेशन होते हैं वो भी नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से कंपनी में कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और कितना करना है, ये चीजें बिल्कुल क्या होती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। वो चीजें क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कंपनी के अंदर
प्रॉपर तरीके से सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करिए। 40 बच्चे थे तो 40 बच्चों को एज अ 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में सबको लगाना है। तो वो जो मशीनरी थे उनके दिमाग, उनकी वैल्यू, मशीनरी, पैसा, सब कुछ हमने क्या किया, लगा दिया, सबको यूटिलाइज भी कर लिया। तो प्रॉपर तरीके से मशीनरी भी यूज हो रही है, मैन भी यूज हो रहा है, मनी भी यूज हो रहा है, मटेरियल भी यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे आए। चलो भाई, अगला क्या कहता है? अगला कहता है सर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। भाई देखो यहां पे निकल के आती है Who will report to whom? कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये कहां तय करेगा? तो ऑलरेडी इसमें होती है सर एज ए क्लैरिटी होती है। भाई अब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, किसमें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो मेरा बॉस कौन होगा? ऑफ कोर्स बात होगी सर जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होगा। ठीक, समझ रहे हैं? अगर कोई बंदा एज अ सेल डिपार्टमेंट का है तो ऑलरेडी बात है सर इसका बॉस कौन होगा? जो कंपनी का एज अ सेल्स मैनेजर होगा। सर्दी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा। तो समझ रहे बच्चों क्या कहता है? तो ये जो क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप का, तो इसका मतलब साफ साफ को यही हो जाता है कि भाई आप इसमें ऑलरेडी क्या होता है, एक हायरार्किकल एक ऑर्डर होता है कि कौन बंदा किससे रिपोर्ट कर रहा है, कब कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो ये चीज़ों प्रॉपर तरीके से क्या तो क्लैरिटी होती है वर्किंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में काम बढ़िया होता है भाई। वर्क आइडेंटिफाई भी था, डिवाइड भी था, असाइनमेंट भी कर दिया गया, रिपोर्टिंग भी बना दिया गया। तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको टास्क देगा, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी? ऑलरेडी इसी जगह पे आएंगी। इसका नाम बोला जाता है एज अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। चलिए अगला क्या करता है? प्रॉपर तरीके से सर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में और आपके बीच में सबके होना चाहिए। एंड एक स्मूथ हमारे पास वर्क फ्लो होता है। तो सिंप्लीफाई करता है द मैनेजमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। तरीके से हमारे पास फ्रेमवर्क आ जाता है, कौन किसके लिए काम करेगा, कौन किसके लिए रिपोर्ट करेगा। तो हर चीजें प्रॉपर तरीके से इंगेज करना, कवर कर पाना, वो क्या कहलाता है? एज ए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो प्रॉपर तरीके से इसमें कोई डुप्लीकेशन के इसमें चांसेस नहीं होते। तो पहली बात तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। एक चीज, इसमें जो कंफ्यूजन होगा वो भी आपका नहीं होगा, और इसमें जो केओस होगा वो भी आपका नहीं होने वाला है। तो सब चीजें ऑलरेडी क्या होंगी? इसी जगह पे स्टैब्लिश कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई देखो अगला क्या कहता है? अगला कहता है भाई एडॉप्शन टू चेंज। भाई ये क्या कह रहे हैं? ओहो, आप यहां पे हैं, आइए। अब अगर मुझे स्पेशलाइजेशन मिलेगा, अब मुझे एज अ वर्क में मैं एज अ कंफर्ट हो गया हूं, तो ऑलरेडी सी बात है सर कि अब सपोज दैट कि अब उसमें क्या होगा कि मैं किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट कर पाऊंगा। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी तो यही सिखाता है भाई। अच्छा आप घर बैठे हो, अभी आज के टाइमिंग में जितने भी सारे जो टेक्नोलॉजी से जो लेस और एआई से जो लेस जो मोबाइल फोन हमारे पास आ रहे हैं, मैकबुक हमारे पास अब आ रही हैं, आईफोन्स आ रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन अच्छे तरीके से चला सकता है? ऑफकोर्स होंगे वो आप ही होंगे। आप ही चलाते हो क्या? आपके दादा दादी मम्मी पापा क्या उतना उस तरीके से उतना ज्यादा हाई एडवांटेज टेक्निक उनके पास अवेलेबल होगी, या उनके पास स्किल अवेलेबल होगा जितना ज्यादा आपके पास अभी फिलहाल अवेलेबल है? शायद नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो वो क्या कहलाता है बच्चा कि एग्जाम्पल बस समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि भाई चेंजेस को अडॉप्ट वही कर पाएगा जिसके पास क्या होगा? प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा, स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? इसमें अच्छी खासी हेल्प करता है। अगला क्या कहता है भाई कि हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन। भाई देखो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो चीज होनी चाहिए। पहला हार्मनी हो, मतलब एक तरीके से क्या हो, ऐसा हमारे और आपके बीच में, मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी होंगे, तो एक एम्प्लॉय जो होगा कंपनी का वो, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर होगा, इन दोनों के बीच प्रॉपर तरीके से एक हार्मनी क्रिएट हो और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चले, मतलब एक दूसरे को मिला करके चले, साथ में लेकर के चले। वो क्या कहलाएगा? वो एज अ कहलाएगा हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। ये भी कौन सिखाता है? ये भी सिखाता है हमें एज अ ऑर्गेनाइजिंग ही सिखाता है। आगे क्या कहता है भाई? 7 पॉइंट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब सोचो अगर हर कुछ जिसमें कंफ्यूजन ना हो, केओस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, सब कुछ हार्मनी तरीके से चल रही है, आइडेंटिफिकेशन भी है, क्लैरिटी भी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको किस तरीके से अरेंज करेगा, तो बच्चा अगर हर चीजें प्रॉपर तरीके से अरेंज है, ऑर्डरली फॉर्म में है, सिंक्रोनाइज ऑर्डर फॉर्म में अवेलेबल करके रखा गया है, तो सोचो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना कोई रोक पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अरे सर जिसने एक तरीके से सब अपने हाथों में जब भाला पकड़ना सीख लिया, धनुष पकड़ना सीख लिया, उसको चलाने से कोई रोक नहीं सकता।
आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि सर वही बंदा उठा पाएगा, वही बंदा चला पाएगा जो क्या करेगा, जो एज धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। तो इतना बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा क्या करता है कि ऑर्गेनाइजिंग भी हमें और आपको एक तरीके से एक वंडरफुल एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा मंच देता है जहां पे हम प्रॉपर तरीके से अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करते हैं। कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं होते। कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है वो भी बिल्कुल फ्रीली माइंड होकर के भाई ठीक है एक्सपर्टाइज हो गए, सबको वर्क डिवाइड कर दिया, रिपोर्टिंग कौन किसे करेगा, क्या करेगा, सब कुछ बता दिया, प्लान भी ऑलरेडी क्लियर हमारा है, रिसोर्सेज भी हमारे क्लियर हो गए, सब कुछ। ये क्या हुआ? ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। तो सर ऐसी क्या होगा? तो ऐसी कंपनी का जो ग्रोथ होगा और जो हमारा एक्सपेंशन होगा, जो कंपनी धीरे बढ़ना होगा, वो क्या करेगा? जो सपोर्ट करेगा कि स्मूथ फंक्शनिंग हमारी कंपनी के अंदर होती रहे। इज इट क्लियर? तो फिर आगे बढ़े, चलिए फिर अब बच्चा देखिए आइएगा, अगला कहता है भाई स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। किससे होते हैं? ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट होने का मतलब साफ साफ ये होता है कि भाई किसी कंपनी में प्रॉपर तरीके से वो टाइम टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि भाई एक टेबल पेन ले आओ, कागज ले आओ, फिर टेबल बनाएंगे, ये बताएंगे तुम्हारी रिपोर्ट क्या है। नहीं नहीं, कंपनी में सर मुझे इस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, मतलब ये गुड्स मुझे मार्केट में बेचनी होगी, तो बेचने के पहले सर क्या होगा कि इसका प्रोडक्शन होगा, परचेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी, सेलिंग होगी, प्रॉपर तरीके से सारे इसके पीछे तेरी लॉजिक वर्क लगाए जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज काम करेंगे, मशीनरी यूटिलाइज होगी, मैन यूटिलाइज होंगे, मनी यूटिलाइज होगा, सब कुछ यूटिलाइज होगा ना। तो ये सब चीजें ऑलरेडी कहां पे आती हैं, किस जगह पे आती हैं? तो बच्चा ये जो भी सब जगह जहां पे जिस जगह पे अवेलेबल होती हैं वो कहलाता है स्ट्रक्चर। तो ऑलरेडी क्या होगा, इस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो क्या कह रहा है? देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पे आप एक डिफाइन करते हो रिलेशनशिप को। किसके रिलेशनशिप को? बिटवीन द एज अ पीपल का, ओ भाई किसका? एज अ पीपल का, ठीक है। पहली बात एज अ वर्क का, रिसोर्सेस का, बिजनेस में भाई किसके पास कौन कौन सा अथॉरिटी दी गई है, किसको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसके लिए वर्क डिजर्व करेगा, क्या क्या उसकी लाइंस होंगी, क्या क्या स्पेसिफाइड जॉब रोल्स होंगे, है ना, क्लैरिफाइज करेंगे, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट होंगे, किसको क्या चीजें ऑफर की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाएगा रिसोर्सेज को। तो ये सब का सब पूरे तरीके से ग्रुपिंग एक्टिविटी, मतलब प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब क्रिएट हो जाता है हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। और धीरे 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 क्या होता है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को जो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा पार्ट होता है बच्चा? जी हाँ, वही फंक्शनल स्ट्रक्चर, और दूसरा कौन होता है, एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आइए उसी के बारे में आगे शुरू करते हैं कहानी। देखो लिखा भी हुआ एज अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पे एज अ मैनेजरियल वर्क हो गए, ठीक है, या ऑपरेशनल टास्क हो गए, उनको परफॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, कवर अप किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चा पहले समझिएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो ये एक बहुत रेगुलरली कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स में ये आपके सीबीएसई बोर्ड में जरूर पूछता है, ठीक है, कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो एक मैनेजर इफेक्टिवली या एफिशिएंटली वो अपने अंडर में कितने सारे वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेता है, दैट्स कॉल्ड अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। एक बंदा होगा 40 को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकता है, एक बंदा होगा जो 10 को ही हैंडल कर पाएगा, एक बंदा होगा जो 200 को भी हैंडल कर सकता है, एक बंदा होगा जो 2000 को भी हैंडल कर सकता है। मतलब एक इफेक्टिवली मैनेजर अपने अंडर में कितने सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, दैट्स कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बच्चा? ऐसा है कि द स्पैन ऑफ सुपरविजन इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज एंड मैनेज डायरेक्टली, ठीक है। तो डिटरमाइंस करता है बच्चा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु रिपोर्ट टू अ सिंगल मैनेजर एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अफेक्टिंग द कंप्लेक्सिटी ऑफ अ मैनेजर्स रोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल शेप। तो जो भी कंपनी का ओवरऑल शेप होगा, कंपनी की जो वर्क होंगे, तो भाई एज अ मैनेजर, तो भाई मैं एज अ मैनेजर कंपनी में रहा तो भाई मैं इफेक्टिवली, मुझे लगता है कि भाई मेरी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, मेरे पास कुछ ऐसे संवहन शक्ति कुछ ऐसी होंगी कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या करता हूं कि जितने 100-200 एम्प्लॉइज होंगे मैं सबको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली मैनेज भी कर पा रहा हूं, कंट्रोल भी कर रहा हूं, तो भाई मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो मैं वाइड वैरायटी ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। और कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं नहीं सर बस मेरा डिपार्टमेंट मान दीजिए सर, उस 40 से 400 लोग में से सर 40 लोग मैं प्रोडक्शन में, बस सर मैं कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देख लूंगा, वो क्या कहलाएगा, वो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा। मतलब जहां बच्चा जो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लेके चलोगे, जहां पे एक बंदा इफेक्टिवली बहुत कम लोगों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएगा, वो नैरो। जहां बहुत ज्यादा लोग को प्रॉपर तरीके से मैनेज कंट्रोल कर पाएगा, वो क्या हो गया, एज अ वाइड हो गया।
भीड़ का कोई नेता नहीं होता। फिर भी आपने देखा ना मोदी जी को, चुनाव में आते हैं या बड़े बड़े लीडर्स, बाकी सारी जो अदर पार्टीज के लीडर्स आते हैं, कितना पूरी पब्लिक जमीन होती है, लाखों लाखों लोग आते हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। तो खाली एक नेता को सोचो कि अगर वो नेता मंच से खड़े होकर कुछ भी अगर इशारा कर दे तो क्या वो भीड़ उनके लिए पागल नहीं हो जाएगी? वो भीड़ उनके लिए कुछ कर नहीं देगी? करेगी ना। तो सोचो कि पूरी की पूरी जो भीड़ है वो कल किसी एक बंदे के अंडर में है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं या मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है या होता है। तो एक तरीके से वो सबकी लायबिलिटी बच्चा अलग अलग होती है, कोई 40 को भी हैंडल कर लेता है, कोई 4 को भी हैंडल नहीं कर पाता है। तो यहां पे भी उस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को बस साफ समझिएगा कि एक मैनेजर अपने अंडर में कितने सारे इफेक्टिवली वर्कर्स को सुपरवाइज, कंट्रोल या मैनेज कर सकता है। दैट्स कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। है टू वैराइटीज टाइप्स ऑफ, पहला है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है जो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो वाइड क्या कहता है? अ सिंगल मैनेजर ओवरसीज अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, जिनके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है। दिस टिपिकली रिजल्ट्स इन अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद फीवर मैनेजमेंट लेवल्स। तो मैनेजमेंट लेवल्स में बहुत कम होता है भाई। एक क्लास में 40 बच्चे थे तो 40 बच्चों को उनका जो क्लास टीचर था वो हैंडल कर पा रहा है, वो क्या हो गया? ऑलरेडी डिवाइडर हो गया। अब नैरो क्या कहता है कि सिंगल मैनेजर सुपरवाइज करता है स्मॉलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एंड क्रिएट्स ए टॉलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद मोर मैनेजमेंट लेवल्स को। अब समझो ये क्या करता है, अब एक ही क्लास है तो 40 में से कुल 10 ही बच्चों को फिजिकल वाला ले गया, 5 बच्चों को म्यूजिक वाला ले गया, 8 बच्चों को संस्कृत वाला ले गया। तो हर कोई बंदा 40 को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो तरीके नैरो कल आ जाएगा। एग्जाम्पल बस समझ लीजिएगा, टुकड़ों में मतलब एक बंदा कुल 10 ही लोग को हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया, बाकी लोग को जो होगा वो दूसरा मैनेजर उसको हैंडल करेगा, दूसरा लोग टेक करेंगे, वो क्या कहलाएगा? सर नैरो। तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का रोल हमारे पास निकल करके आता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई देखो हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं। पहला बना दिया गया था जब फंक्शन स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या बना दिया गया था? एज अ डिविजन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हम लोग जो ये समझने वाले, जो जानने वाले हैं, तो आज हम लोग जो टॉपिक को होगा यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक। कल की वीडियो में हम लोग जब अब अगली जो न्यू वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो लेकर के आने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और उस वीडियो में हम समझेंगे पूरे फंक्शनल और डिविजनल के बारे में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के बारे में, और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली 3 मेन टॉपिक बचेंगे उसमें, या कम्युनिकेशन या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। तो उसी के अंदर हम लोग पॉइंट क्या हो जाएंगे? एज अ क्लियर है कंट्रोल कवर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तब से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।